हेलो बच्चों, जय हिंद। एक बार फिर से सभी का स्वागत है दिल की गहराइयों से। क्लास 12th मैथमेटिक्स की जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बच्चों, जैसे कि आपको आइडिया है कि सीबीएसई ने आज जो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं सभी सब्जेक्ट्स के और क्लास 10th एंड 12th के, वो आज सीबीएसई के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। और आज जो है इस वीडियो में मैं क्लास 12th मैथमेटिक्स में कोर मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, कोड 041 आप देख सकते हैं। तो इस सैंपल क्वेश्चन पेपर का एक एनालिसिस मैं आपके सामने यहाँ पर करने वाला हूँ बच्चों। बच्चे ऐसा है, जैसे कि आप जानते हैं कि अब तक जो हमारे एग्जाम जो हुआ करते थे लास्ट ईयर की अगर मैं बात करें तो टर्म 1 टर्म 2 वहाँ पे आपने देखा होगा दो टर्म्स में पेपर वहाँ पे डिवाइड हो गए थे। बट इस बार आपका एक बार ही जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो फॉर्मेट है वो पिछली बार की तुलना में अब डिफरेंट है यार। पिछली बार आधा आधा सिलेबस आया करता था, बट इस सेशन में क्योंकि पूरा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, तो किस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को तैयार करने चाहिए, किन बुक्स के जरिए आप तैयारी कर सकते हैं, वो सब बातें मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पे बताऊंगा। किस चैप्टर से कितने मार्क्स का जो वेटेज है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, वो सब बातें बेटा मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक डिटेल्ड एनालिसिस में इस वीडियो में यहाँ पे करने वाला हूँ। अभी फिलहाल ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है इसको आप सीबीएसई एकेडमिक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल यार ये वेबसाइट अभी चल नहीं रही, इनका सर्वर में पता नहीं क्यों डाउन चल रहा है, बट ऐसा है जो पेपर है वो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ था इवनिंग में ही, और इसका ही एक एनालिसिस मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। सबसे पहले तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार जो आपके जो पेपर होने वाला है, यहाँ पर देखिए ऐसा है ना, टोटल जो है बच्चे इस बार सेक्शन ए बी सी डी एंड ई, इन 5 सेक्शन में इन्होंने सभी क्वेश्चंस को इन्होंने बांट दिया है यार। ठीक है, जिसमें कि अगर मैं बात करूं सेक्शन ए की, अगर मैं बात करूं तो यहां पर हर एक क्वेश्चन 1 मार्क में देखने को मिलेगा, यहां पे हर एक क्वेश्चन 2 मार्क में देखने को मिलेगा, इसमें हर एक क्वेश्चन 3 मार्कर होगा, यहां पे हर एक क्वेश्चन 5 मार्कर होगा, यहां पे हमारे जो है क्वेश्चन जो होंगे वो 4 मार्कर होंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस की अगर बात करी जाए तो बच्चे ऐसा है, हमारा ये जो सेक्शन ए हमारा होगा, यहां पर आपको एमसीक्यूज प्लस असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, एमसीक्यू और असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो बी हमारा होगा, यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इधर आपके रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इधर रहेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और यहां पर बेटा आप लोगों को देखने को मिलेंगी केस स्टडीज। यहां पर आपको केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला करेंगे। वही बातें बेटा यहां पर बताई गई है कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 5 सेक्शन ए बी सी डी ई, ईच सेक्शन इज कंपल्सरी, हाउएवर देयर आर इंटरनल चॉइसेस इन सम क्वेश्चंस। 18 आपके एमसीक्यूज होंगे और 2 असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे यार। बच्चे ऐसा है ना, ये जो मैंने आपको बताया एमसीक्यूज प्लस असर्शन रीजनिंग, यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 18 होंगे एमसीक्यू और 2 आपके होंगे असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। उसी प्रकार से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यार। 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सेक्शन बी में देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ऐसी जो सेक्शन सी होगा, यहाँ पे 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसमें आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि जो हमारा सेक्शन ए है 20 क्वेश्चन 1 नंबर के, तो टोटल आपके 20 मार्क्स यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, 2-2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन 10 नंबर आपके यहाँ बन जाएंगे, 3 नंबर वाले आपके 6 क्वेश्चन से तो 18 आपके यहाँ बन जाएंगे, और यहाँ पे 5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन है बेटा, तो 20 मार्क्स आपके यहाँ बन रहे हैं, और 3 क्वेश्चन आपके 4 नंबर वाले हैं तो 12 नंबर बेटा आपके इधर भी बन जाएंगे। तो 18 12 30 2 50 और 30 80, 80 मार्क्स आपके यहाँ पे बन रहे हैं। ये तो हो गया भैया कि किस किस प्रकार से सेगमेंट में इन्होंने क्वेश्चंस को बांट दिया है, उनकी नंबरिंग वगैरह पूरा बाइफर्केशन जो है मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब बात करें अगर क्वेश्चंस की कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होने वाला है, तो वो ना लेवल जो है मैं इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हों जिन्होंने दोनों किताबें पढ़ ली हो, पूरा सिलेबस खत्म कर लिया हो, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी शायद फर्स्ट बुक या सेकंड बुक में 1-2 चैप्टर पढ़ लिए हो। तो क्वेश्चन देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चंस कैसे हैं।
ठीक है। अब जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन यहां पर इन्होंने पूछा है वो देखिएगा बेटा, इन्होंने देखो बोला गया कि एक मैट्रिक्स है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए आई जे एंड दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको अब एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलने वाला। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलने वाला। अब यहां पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर बोला है ऑर्डर n, तो ऑर्डर n का मतलब ऑर्डर 2/2 है, ऑर्डर 3/3 है, 4/4 है। और आपको साथ साथ ये मालूम भी होना चाहिए कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो रहते हैं A11, 22, 33, है ना। सो जब भी हमारा AI आएगा तो उसका आंसर 0 आएगा। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है भाई कि हमारा जो AI है वो 0 रहना चाहिए, या फिर वेयर I इज इक्वल टू J, यानी कि ये जो I है वो J के इक्वल हो तो आंसर हमारा 0 रहना चाहिए। सो आप देख सकते हैं इसका C आंसर आएगा। सो देख सकते हैं पूरा एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जिस बच्चे के पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी वो इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएगा। काफी प्रैक्टिस बच्चे को अच्छे से करनी पड़ेगी, यानी कि अगर आप सोचोगे कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन में बढ़िया से कर लेता हूं तो काम बन जाएगा, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना लूंगा तो काम बन जाएगा, नहीं। ये अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको नहीं दिखेगा। यहां पर इन्होंने 3-4 कॉन्सेप्ट को एक साथ मतलब घुमा दिया यार बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली जो बच्चा पढ़ेगा वो इसका आंसर कर पाएगा। अब देखिए ऐसे ही यहां पर इन्होंने डिटरमिनेंट से एक क्वेश्चन दिया कि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर 3 है। A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है और हमें बोला गया कि A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट -3 है और हमें निकालना है A इंटू A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। सो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि A इंटू A ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट का मतलब होता है A का डिटरमिनेंट इंटू A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, यानी कि डिटरमिनेंट इन दोनों के साथ चले जाता है। फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि चाहे A का डिटरमिनेंट निकालो या A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, आंसर दोनों ही सिचुएशन में सेम रहता है। तो यानी कि A डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर A ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर -3 है तो ये भी -3 ही होगा और आंसर जो हमारा है वो 9 आएगा और 9 यानी कि A। सो देख सकते हैं यहां पर इस क्वेश्चन में इन्होंने दो प्रॉपर्टीज को एक साथ डाल दिया और डायरेक्ट ये जो क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलने वाला। यानी कि फिर से कंसेप्चुअली आपको डिटरमिनेंट्स में एक एक छोटी छोटी बातों को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। जब एमसीक्यूज हमारे पास आ जाते हैं यार तो वहां पर ना फिर रट्टाफिकेशन नहीं चलता, यहां पर कंसेप्ट चलते हैं भाई। और हम बोलते हैं ना कि भैया नॉलेज पावर है, कंसेप्ट पावर है, तो वो चीज बेटा इस साल जो बोर्ड का पेपर अभी हुआ है उसमें भी देखने को मिला कि ऐसे क्वेश्चंस थे। और अभी भी मैं बता रहा हूं बच्चे, यहां पर इन्होंने अगर 18 एमसीक्यू डाल दिए हैं तो आप कह सकते हैं कि आपके लिए एक प्रकार से वरदान भी साबित हो सकता है और एक अभिशाप भी साबित हो सकता है। वरदान ये कि भैया पूछने में दिक्कत नहीं आती, बस ABCD बोलना और आंसर पता चल जाता है, ठीक है। और अभिशाप ये कि भैया अगर किसी को नहीं आता तो आपको भी नहीं आता, और अगर आपको नहीं आता तो फिर तो गया यार, है ना। सो ऐसा है डिटेल में भैया, टाइम है अभी हमारे पास 5-6 महीने का समय है, तो बढ़िया से हम तैयारी करेंगे तो आंसर हम कर सकते हैं यार। ऐसे ही क्वेश्चन 3 जो है ट्रायंगल ABC का एरिया बताना है, तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है, एक बड़ा ही सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन 4 में बेटा यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा 1 - cos 4x की प्रॉपर्टी, और आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है पर इजी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है पर इजी क्वेश्चन है यार, इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं। अब देखो यहां पर f' हमें ऑलरेडी x + 1/x करके दे रखा है और हमें fx फाइंड करना है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि fx का, आपको पता होना चाहिए कि जब fx का डेरिवेटिव करते हैं तो f' मिलता है, तो f' का जब इंटीग्रेशन करूंगा तो fx मिलेगा। और इस क्वेश्चन में अगर हमें fx चाहिए तो उसके लिए मुझे इस f' का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, x + 1/x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 और 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, और प्लस में c आप यहां पे देख सकते हैं। सो गाइस बी ऑप्शन यहां पर देख सकते हैं, हमारा राइट आंसर यहां पे ये बन जाएगा। तो ये भी देख सकते हैं, पर इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है यार। ऐसे ही 6th भी हमें एक इजी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और जो चैप्टर आपका 12 है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वहां से तो मुश्किल बनता ही नहीं है यार, मुश्किल कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक तो उसमें ज्यादा सिलेबस में कुछ है भी नहीं, अब सिलेबस में नहीं है तो क्वेश्चन भी ज्यादा बनती ही नहीं है यार, तो इससे ये तो आसान ही है आपका। बाकी मैं चैप्टर वाइज भी अभी आपको बताऊंगा। वेक्टर से देखो एक इजी क्वेश्चन आया है,
अब देखो यहां पर देखो बच्चे को परेशान करने के लिए क्या बोल दिया, स्केलर प्रोजेक्शन। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिखेगा कि प्रोजेक्शन फाइंड करो, यहां पर क्या बोल दिया, स्केलर प्रोजेक्शन निकालने के लिए बोल दिया। ऐसी इंटीग्रेशन का एक सिंपल क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल रहा है। ऐसे ही एक इनवर्स मैट्रिक्स इन्वर्जन की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये एलपीबी का तो चलो ठीक है क्वेश्चन है यहाँ पे यार। तो बच्चे अच्छा देखो ये एनसीईआरटी का एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल, ठीक है ना, बस डिजिट्स वगैरह थोड़ी सी बदल दी गई हैं यहाँ पे। ऐसे ही ये एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, इस पे आपको एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, बस डिजिट्स वगैरह चेंज हो जाती हैं यार, ठीक है। ऐसे ही टू इंडिपेंडेंट इवेंट, ये भी डायरेक्ट एक एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है। सो वन मार्कर जो क्वेश्चन है, या तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के हैं, और एनसीईआरटी के अगर हैं भी थोड़ी सी डिजिट्स उनमें चेंज कर दी गई है, और कुछ क्वेश्चन एकदम ही घुमा के दे दिए गए हैं यार। जैसे ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपको एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये देखने को नहीं मिलेगा, इसके जैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट ये नहीं देखने को मिलेगा बेटा आपको, है ना। अच्छा ठीक है, यहां पर चलो ये वाला जो क्वेश्चन है, जैसे इसके जैसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये नहीं मतलब कंसेप्चुअली जो पढ़ लेगा, जिससे थोड़ा आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वगैरह कर रही होगी, तो वो इस क्वेश्चन को कर लेगा। आसान क्वेश्चन है, कर लोगे, बट डायरेक्टली एनसीईआरटी में ऐसा नहीं मिलेगा बेटा आपको, ठीक है। अच्छा जी, तो सर क्या ये टेस्ट, क्या ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर जो आया है, क्या ये मुश्किल है? भाई पूरा देखते हैं अभी। एक असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी देखो हमारे सामने यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। और असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन अगर आपको आइडिया नहीं है तो चिंता मत करिए भाई, यहाँ पर हम इधर तैयारी करवाने वाले हैं। जो दो क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछे गए हैं, आसान क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं भाई, मुश्किल नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन सेक इनवर्स 2x। तो यहाँ पर देखो, जब चैप्टर 2 मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, आप लोगों ने देखा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने जो इस चैप्टर में करवाया है, तो मैंने डोमेन एक टेबल याद करने पे मैंने बड़ा जोर दिया था यार। तो उस टेबल से ही रिलेटेड क्वेश्चंस जो है बेटा वो यहाँ पर हैं यार, ठीक है। और थोड़ा सा एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में है सेक इनवर्स x, इसने x ना बोलकर यहां पर क्या घुमा के दे दिया, इसको 2x कर दिया इसने। अब तुम 2x याद करो तो 3x दे देगा। तो भैया टेक्निक अगर आप लोगों को मालूम होगी तो आप क्वेश्चन कर लोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी 20th भी इजी है, 21st डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। और यहाँ पे इंटरनल चॉइस है आपके पास कि या तो ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो। ऊपर वाला एनसीईआरटी में आपको मिलेगा साइन इनवर्स साइन 3π/5, और यहाँ पर इसने क्या दे दिया 13π/7। तो ये थोड़ा सा इसने चेंज करके यहाँ पर ये दे दिया है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का है। और एक शैडो वाला क्वेश्चन है, शैडो वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी मिसलेनियस में एक एग्जांपल है चैप्टर 6 से बेटा। बाकी ये इजी है 23। अब देखो डिफरेंशिएशन से इसने ये क्वेश्चन दिया है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह जो मैंने कराई थी, तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने लाइव में सॉल्व करवाया था, ठीक है। सो डन है भाई, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी का ही डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, एकदम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, ओके। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट है भाई, ठीक है। और यहां पे ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो सही है भाई, इसमें भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन से तो मुश्किल बनता ही नहीं है यार, जो चैप्टर 9 है आपको वहां से डिफरेंशियल कुछ इससे कुछ मुश्किल नहीं बनता है। ये एनसीईआरटी इंटीग्रेशन में देखो क्या है ना, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, मतलब एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिवाइड करना और आंसर निकल जाएगा, इसमें भी दिक्कत ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये जो 32 है, 32 इसके जैसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। यानी अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर रखी होगी तो ये भी आपसे हो जाएगा यार, मुश्किल नहीं है ये भी, ठीक है। हाँ ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, AD = BC, और ये आई थिंक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बेटा, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। ओके ओके, फिर इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस वाला कॉन्सेप्ट है 3D से। सो यहां पर भी क्या है, एनसीईआरटी में 2 लाइन के इंटरसेक्शन की बात तो नहीं है, ठीक है। बट 3D में ये कॉन्सेप्ट फिर भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। प्रीवियस ईयर में कई बार इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं है बट पेपरों में दिखा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, तो कंसेप्चुअल आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। और ये डिटरमिनेंट से डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन, तो भाई ऐसा है। अच्छा देखो केस स्टडी भी स्टार्ट हो गई है 36 में, 36 केस स्टडी भी भाई देखो क्या पूछा गया कि एक फंक्शन है
क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएबिलिटी मालूम होनी चाहिए क्या होती है, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है वो इस चीज का आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। फिर 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट की बात है, मतलब एनसीईआरटी में नहीं है ये क्वेश्चंस, नहीं है, ठीक है। अब जिसने अच्छे से दिल लगाकर चीजों को समझा होगा, कॉन्सेप्ट्स को समझा होगा, तो उनके लिए एकदम हलवा क्वेश्चन आया है, ठीक है। और जो जिन्होंने एनसीईआरटी रट रखी होगी, घोल के एकदम पी रखी होगी, पेज नंबर याद होगा बट कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा, तो उनको दिक्कत लगेगी यार, उनको दिक्कत लगेगी, ठीक है। सो पास होना इसमें मुश्किल नहीं है, मैं बता देता हूं। क्वेश्चंस बाकी भी इजी हैं, ये भी एक इजी क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। सो पेपर जो ये आप इसको अगर हम देखें ना, तो इसमें ना मैं आपको बता दूं, इस पेपर में बेटा, इस पेपर में मैं आपको बता देता हूं कि आप जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर 1 एंड 2 है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, तो बच्चा लोग चैप्टर 1 से यहाँ पे एक 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन है। चैप्टर 2 से इस पेपर की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन है, और ओवरऑल देखा जाए तो दोनों से मिला के 8 मार्क्स में ये 2 चैप्टर मिला के आपके बन रहे हैं। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 यहां से 1 1 1 1 1 एंड 5, सो इन दोनों से मिला के 10 मार्क्स में बेटा आपके क्वेश्चन यहां पर बन रहे हैं, ठीक है, 10 मार्क्स में चैप्टर 3 और 4 से। ऐसे चैप्टर 5 की बात करें, चैप्टर 6 की बात करें, चैप्टर 7 की बात करें, चैप्टर 8 और चैप्टर 9, ये पूरा कैलकुलस है बेटा आपका, कैलकुलस। तो चैप्टर 5 जो है यहाँ से जो है बच्चे हमारा 1 नंबर में और क्या बोलते हैं हमारा यहाँ से 2 नंबर में, इधर से 4 नंबर में, इधर से 4 नंबर में, ठीक है। यहाँ से 1 1 3 3 3 और इधर से हमारा 5 में है 1 1 2 3। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो इंटरनल चॉइस में थे यार, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको चैप्टर 5 से 4 मार्क्स में भी देखने को मिला था, बट इंटरनल चॉइस में था, ठीक है ना। अच्छा, तो यानी कि ये ओवरऑल जो आपका टोटल है ये आपका 35 मार्क्स बनना चाहिए। 4 4 8 2 10 2 12 12 और 9 21 21 2 23 5 28 2 30 2 35 35 मार्क्स आपके यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर बात करें चैप्टर 10 एंड 11 की, चैप्टर 10 एंड 11 की अगर बात करी जाए तो इसमें बच्चे ऐसा है ना 1 1 1 2 2 और 1 मार्क्स में, 1 मार्क में और 5 मार्क में। सो ये दोनों मिला के आपके 14 मार्क्स बनने चाहिए। 5 2 7 2 9 2 11 और 3 14 नंबर का। चैप्टर जो 12 आपका है बड़ा इजी चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर। ये समझ लो कि इस चैप्टर से फ्री में आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। 5 मार्क्स आपको फ्री में यहाँ पे मिलेंगे, फ्री में नहीं पढ़ना पड़ेगा यार, ठीक है ना। ओके, चैप्टर 13 की अगर बात करी जाए 1 3 एंड 4, सो ये आपका 8 मार्क में होने वाला है। जिस बच्चे को सिर्फ पास होना है, जिस बच्चे को सिर्फ पास होना है, तो देखो पास होने के लिए 100 में से चाहिए होते हैं 33, ठीक है। बट 100 में से 33 मत सोचो, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो देखो यार सबको 20 में से 18 19 मिल ही जाते हैं। अभी आपके मिड टर्म वाले एग्जाम चल रहे होंगे जहां पे आपसे बोला जा रहा होगा कि इन एग्जाम में आपको स्कोर करना जरूरी है वरना मार्क्स नहीं देंगे। बट भाई ऐसा है ना, मार्क्स दे देते हैं सबको, 18 19 20 सबके आ जाते हैं यार, ठीक है। मेन है कि वो जो 80 मार्क्स का आपका है, 80 मार्क्स, ठीक है। तो यहां पर आपको 26 या 20 मतलब 27 मान के चलो, टारगेट 27 का मान लो। इस बार तो बहुत से बच्चे, मतलब इस बार भी बच्चों को 26 नंबर पे पास कर दिया गया था। अभी कंपार्टमेंट के जो एग्जाम हुए ना, जिनके 26 आए थ्योरी में, तो उनको भी पास कर दिया गया। तो तुम टारगेट फिर भी 27 का मान के चलो कि हाँ हमें 1/3 लाना है, तो 1/3 क्या 27। तो 80 में से 27 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं थ्योरी में, ठीक है। प्लस 27 अगर मान लो आपके मिनिमम अगर थ्योरी में आ जाते हैं, बाकी 18 मिनिमम मान लो आपको 18 नंबर मैथ्स में प्रैक्टिकल में मिल जाते हैं, तो भी उसके बाद भी आपके कितने मार्क्स बन जाएंगे 45, ठीक है। और ये मैं तब बता रहा हूं कि जब आप सिर्फ मिनिमम एकदम बाउंड्री से पास हुए हो, ठीक है। तो वो 80 में से देखो मिनिमम इतना तो आपको लाना ही लाना है। इसके ऊपर आप कितना आप जा सकते हो वो डिपेंड करेगा आपकी मेहनत के ऊपर। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो पेपर हमारे पास आया है, इस पेपर की अगर बड़ा मैं बात करूं आपके सामने, तो यहां पे 80 में से 50 नंबर के क्वेश्चन, 50 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से हैं, या तो वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से है, या फिर वो अगर एनसीईआरटी से नहीं है
तो मतलब वो समझ लो उसमें बस डिजिट बदल दी गई है, इतना चेंज आया है। ये फिर ये कह लो कि वो इजी क्वेश्चन है। तो 80 में से 50 नंबर जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बच्चा एनसीईआरटी एकदम ढंग से रट लेगा, बढ़िया से थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, तो समझ लो कि भैया वो जो 50 नंबर हैं 80 में से वो उसके कहीं नहीं जा रहे। इतना तो बड़े इजीली आप स्कोर कर सकते हो। अब आपके मन में आएगा कि सर नहीं, हमको तो पूरे 80 में से 80 लाना है, तो क्या किया जाए। तो बच्चे ऐसा है, मैंने आपको देखो बताया था कि यार अगर आप तैयारी करना ही चाहते हो तो मैं बेस्ट बुक तो वैसे एनसीईआरटी ही होती है, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा और क्या किया जाए। तो बच्चे मैं आपको बोलूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। एप्लीकेशन का लिंक है, नाम है श्रीराम एड्यू मित्रा, श्रीराम एड्यू मित्रा। इस एप्लीकेशन को बेटा आप लोग डाउनलोड करना, ठीक है। डाउनलोड करना, बाद में अनइंस्टॉल कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डाउनलोड इसलिए करना क्योंकि इस ऐप में बेटा आपको जाना है एक टैब पे, फ्री स्टडी मटेरियल। फ्री स्टडी मटेरियल में बेटा जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको क्लास 12th के जितने भी चैप्टर हैं, ऑल चैप्टर के असाइनमेंट्स बेटा आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल चैप्टर के असाइनमेंट्स सॉल्व नहीं होंगे भाई, ठीक है ना, सॉल्व नहीं होंगे। ये जो असाइनमेंट्स है बेटा, ये समझ लो कि मेरे कई वर्षों की तपस्या है, और लगा लो कि मेरे जो अनुभव है उनके आधार पर ही मैंने इसमें क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हैं। और जब मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पूरी आरडी शर्मा इसके अंदर भर दी है, मैंने 1000 क्वेश्चन इसके अंदर भर दिए और फिर मैं बोल रहा हूं कि हाँ इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। नहीं भाई, मैंने इनके अंदर लिमिटेड एंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं। जैसे आपने देखा होगा कई टीचर्स क्या करते हैं कि वो अपने किसी एक चैप्टर में 500 क्वेश्चन डाल देते हैं और फिर बच्चे को क्या बोलते हैं कि हाँ इसको कर लो, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। नहीं भाई, हमने ऐसा नहीं किया है। मैंने हर चैप्टर से सेलेक्टेड लिमिटेड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डाल रखे, जिनको अगर आप करोगे तो ये समझ लो कि आपकी एनसीईआरटी भी उनमें रिवाइज हो जाएगी और आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यहाँ पर आरडी के, एमएल के, 10 ईयर के और भी मतलब एलिमेंट के हो गए, तो मैंने उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। सो इनके थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं। आप जिस भी ऑफलाइन ट्यूशन से टीचर से पढ़ते हैं, किसी ऑनलाइन टीचर से पढ़ सकते हैं, तो उनके साथ आप उन असाइनमेंट्स को शेयर कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि सर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें करवा दो। चाहे तो वो क्वेश्चन उनको अलग से टाइप करवा लें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि आपका भला हो जाए तो आप एनसीईआरटी करने के बाद इसको कर सकते हैं। कोई बच्चा अगर कह रहा हो कि नहीं भाई हम तो नहीं करेंगे तुम्हारी एप्लीकेशन को डाउनलोड, हमें नहीं करनी, तो भाई एक काम करना, तुमने आरडी शर्मा का नाम सुना होगा, तो अपने किसी टीचर से ना कुछ क्वेश्चन को कटवा देना कि ये सीबीएसई में नहीं आएंगे, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। यहाँ पे आरडी से वो उन क्वेश्चन को हटा देंगे, उनको मत करना, फिर आप आरडी की प्रैक्टिस करते रहना। जो बच्चा कहता है कि सर मैं 800-900 रुपए की आरडी मैं नहीं खरीद सकता हूं, तो भाई गूगल देवता का नाम आपने सुना होगा, गूगल, यहां से आप डाउनलोड लिखना गूगल पे, फ्री स्टडी, अरे स्टडी यार क्या बोलते हैं इनका, सपोर्ट मटेरियल, CBSE सपोर्ट मटेरियल, ये आप गूगल पे लिख देना भाई। मैं आपको डायरेक्टली लिख के दिखा देता हूं यार, ये तो वेबसाइट नहीं खुल रही भाई। CBSE सपोर्ट मटेरियल, CBSE सपोर्ट मटेरियल, इसको आप लिखेंगे तो ये जो CBSE सपोर्ट मटेरियल, ये कहाँ गया भैया, ये 1 मिनट रुकेगा भाई, आ जा भैया फटाफट से। ओके, ये देखिएगा, ये वेबसाइट है edudel.nic.in, ठीक है। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस पे क्लिक कर लो भैया। इस पे जब आप क्लिक कर लेते हैं बच्चे, तो आप देखेंगे क्लास 11th 12th, क्लास 10th 11th 12th आ जा, ये क्लास 12th आ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स का सपोर्ट मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा, और ये फिलहाल अभी डाउनलोड हो रहा है। और जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पर जो है भाई जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आप लोग को इधर इधर देखने को मिल जाएंगे यार। सो भाई ऐसा है, एग्जाम में स्कोर करना कोई मुश्किल काम नहीं है भाई, स्कोर आप लोग बड़े ही इजीली इसमें कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। सो मैंने आपको क्या बोला, एनसीईआरटी भाई आप लोग बढ़िया से कर लो, पहले एनसीईआरटी याद रखिएगा
और याद रखिएगा एनसीईआरटी भी आपको कम से कम 3 बार की एनसीईआरटी जरूर कर लेना यार। एनसीईआरटी कम से कम 3 बार की जरूर कर लेना, ठीक है। प्लस या तो मेरे जो असाइनमेंट्स हैं या आपके जो भी टीचर आपके हों उनके असाइनमेंट्स को, इनको कम से कम मिनिमम 1 बार जरूर कर लेना, ठीक है। चाहे तो आप इसको 2 बार कर लो और इन असाइनमेंट्स को आप 2 बार कर लो, ठीक है। इतना हो जाए तो उसके बाद लास्ट में याद रखिएगा कम से कम 10 सैंपल पेपर आपको जरूर करने हैं। कम से कम 10 सैंपल पेपर आपको जरूर करने हैं भाई। इतना कर लोगे तो आपका बेड़ा पार है भाई, ठीक है। 80 में से 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पे नए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे नए हैं, तो आप लोगों को बता दूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। उस प्लेलिस्ट में बड़ा क्लास 12th वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें सभी चैप्टर्स के वन शॉट यानी कि पूरे डिटेल्ड, ठीक है ना, 5-5, 6-6 घंटे के वन शॉट्स हैं। मैंने डिटेल में पूरी बातें वहां पे समझा दी हैं। तो अगर आप चाहते हो कि फ्री में ही पूरी तैयारी हो जाए तो ठीक है भाई, वहां पर वो सब कुछ मैंने दे दिया है। बाकी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जो ऑनलाइन बैचेस में एनरोलमेंट लेना चाहते हो, तो वो मेरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे स्टोर पे जाके बेटा आपको जितने भी करंट बैचेस होंगे, शौर्य बैच, क्रैश कोर्स, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपको सूटेबल लगे वहां पर आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। और कोई दिक्कत लगे भाई तो मेरा जो क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम आईडी मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो वीडियो है भाई यहां पर मैं करूंगा समाप्त। और कोई भी दिक्कत परेशानी कोई भी आपको लगती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ये जो पूरा ये जो कंप्लीट ये जो पेपर है इसका सॉल्यूशन आपको इस वीक में बेटा आप लोगों को इसी चैनल पे भी मिल जाएगा यार, ठीक है। तो जब भी आपको टाइम लगे, जब भी आपकी तैयारी सिलेबस पूरा आपका हो चुका हो, तो उस वीडियो के जरिए बेटा आप इस पेपर को भी सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्यूशन मैं लाइव वीडियोस के थ्रू में करा दूंगा यहाँ पे यार। और ये देख सकते हैं ये हमारा सपोर्ट मटेरियल भी डाउनलोड हो चुका है और फ्री है भाई, फ्री, ठीक है ना। जिनके भी फादर कहीं किसी ऑफिस वगैरह में काम करते हो, सरकारी में हो प्राइवेट में हो, तो प्रिंट करवा लेना भाई इसको। तो यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन जो हैं प्रैक्टिस के लिए फ्री में मिल जाएंगे, कोई महंगी किताब खरीदने की भी जरूरत नहीं है भाई, ठीक है ना। सो गाइस ऐसा है, आज का वीडियो यहाँ पर करेंगे समाप्त। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।